2027 को मेले की तैयारियां हर स्तर पर जारी। मुख्यमंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर सख्त रुख अपनाया। श्रद्धालुओं और जानवरों की सुरक्षा में गड़बड़ी पर जताई चिंता। हल्द्वानी तैयार 21 मार्च को होगी उत्तराखंड सरकार की 4 साल की शानदार जनसभा। मुख्य अतिथि रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एक बार फिर देहरादून प्रेमनगर चौक पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों और कमी के खिलाफ उठे नारों के सुर। दुष्यंत गौतम की वापसी पर सियासत गर्म। ज्योति रौतेला ने सरकार को घेरा, बोली देना होगा मुख्यमंत्री को जवाब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। पहली खबर आपको बता दें, जहां 2027 में कुंभ मेले की तैयारियां अब हर स्तर पर जारी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कुंभ मेला भव्य और दिव्य होना चाहिए, सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि सभी को साधु संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। व्यापारियों और आम लोगों से भी बातचीत की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, सभी तैयारी समय पर पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि ये मेला उत्तराखंड की संस्कृति और धर्म की महिमा को पूरे देश में फैलाएगा। कि 2027 का कुंभ मेला हर दृष्टि से भव्य हो, दिव्य हो, सुरक्षित हो, उसकी सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी हो और देवभूमि उत्तराखंड का, सनातन का जय घोष हो। एक अच्छा अनुभव कुंभ में आने वाले लोग लेकर जाए, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। एक एक तैयारी को देखा जा रहा है और मैं स्वयं भी इसको लगातार समीक्षा कर रहा हूँ। सारे अधिकारी भी लगे हुए, सारे पूज्य संतगणों का भी आशीर्वाद इसमें मिल रहा है। सभी हमारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि, सभी लोग इस मेले के जो हितधारक हैं उसके रूप में अपना काम कर रहे हैं। मेले को अच्छा कराने के लिए, अच्छा आयोजन हो, उसके लिए सभी लोग अपना अपना योगदान भी उसमें सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रतिभाग भी करें। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के दौरान हो रही अव्यवस्था और जानवरों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक निगरानी कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं, ताकि यात्रा के दौरान व्यवस्था पर नजर रखी जा सके। ये जनहित याचिका पशु प्रेमी गौरी मुलेखी, धर्मगुरु अजय गौतम और पर्यावरण प्रेमी नारायण शर्मा की ओर से दायर किया गया है। याचिका में कहा गया था कि यात्रा के दौरान अव्यवस्था और जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार की ओर से बनाए गए नए नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि यात्रा में इस्तेमाल होने वाले जानवरों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ साथ जरूरी चिकित्सा सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाए। चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निगरानी कमेटी बनाने का ये आदेश जारी किया गया है। गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर देवभूमि उत्तराखंड में अब तमाम तैयारियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों धामों पर देश भर से
जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं और उनके लिए यहाँ पर हाईकोर्ट अब सख्त हो चुका है। अव्यवस्था और पशुओं के अत्याचार पर भी यहाँ पर चिंता जताई है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पिट्ठू पर बैठ करके या फिर जो वहाँ पर पशु होते हैं जिन पर चढ़कर यात्रा पूरी की जाती है, कई बार ऐसा होता है कि वो वहीं दम तोड़ देते हैं, आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं, जिससे पशु क्रूरता में देखा जाता है। तो इसी के चलते अब इन सभी मामलों को लेकर के एक निगरानी कमेटी बनाने की बात की गई है। तो उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर हल्द्वानी में 21 मार्च को एक बड़ी जनसभा आयोजित होने जा रही है। सभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही भाजपा के कई बड़े नेता भी इस पर मौजूद रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राजनाथ सिंह का उत्तराखंड से गहरा नाता है। वो पहले संयुक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब देश के रक्षा मंत्री हैं। उनके आने से पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। खासकर सैनिक और पूर्व सैनिक इस सभा के लिए बहुत उत्साहित है। तो ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और क्या संदेश जाएगा? देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री हैं। अनेक जिम्मेदारियों पदों पर वो रहे हैं और उत्तर प्रदेश जब एक ही था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उस समय वो राज्य के पूरे संयुक्त राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। इस नाते उनका आना, यहाँ से उनका लोगों का बड़ा जुड़ाव है, लगाव है और सैनिकों की बड़ी संख्या है, तो बहुत उत्साह है उनके आने से। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में भी और आम जनमानस में एक ऊर्जा का संचार होगा। तो देहरादून में महानगर कांग्रेस कमेटी ने रसोई गैस की कमी और लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर सोमवार को प्रेमनगर चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और सरकार का प्रतीकात्मक पुतला जलाया। डॉक्टर गोगी ने कहा कि पूरे देश में गैस की कमी और बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं और ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि गैस की आपूर्ति सुचारू की जाए और बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए। प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र तनेजा, प्रेमनगर अध्यक्ष मोहित ग्रोवर, प्रदेश महामंत्री युवा कांग्रेस सुमित खन्ना सहित कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। एलपीजी गैस की कमी और बढ़ती कीमतों पर यह कांग्रेस की नाराजगी है। डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में पूरा आंदोलन निकाला गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रतीकात्मक पुतला भी है जिसका दहन किया गया है अपनी विरोध को दर्ज कराने के लिए। तो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस साल 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन से यात्रा शुरू होगी। इसी दिन गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। हेमंत द्विवेदी ने यह भी कहा है कि यात्रा को लेकर सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का खास ध्यान भी रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि बोर्ड की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। इसके तहत गैर सनातनी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया गया। इसे लागू किया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। यह नियम सभी लोगों पर बराबरी से लागू होगा। हेमंत द्विवेदी ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें ताकि यात्रा सुरक्षित और अच्छे से पूरी हो सके। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट एक साथ खुलेंगे और इसको लेकर के अब जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। 4 धाम यात्रा अप्रैल के महीने से शुरू होने वाली है और इसमें गैर सनातनी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रखने की बात अब सामने आई है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने बजट प्रावधान किए हैं और उल्लेखनीय कि बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है कि 23 अप्रैल 2026 को खुल रहे हैं और 22 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट विधि विधान से खुल जाएंगे, जबकि श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब श्री बद्रीनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है
प्रदेश सरकार के स्तर पर धामों में तैयारियां त्वरित गति से चल रही हैं। बीकेटीसी का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सरल और सुगम दर्शन व्यवस्थित करना। इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। अभी तक जो 6 मार्च को जो है कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ हुआ था, जिसमें कल तक 6.25 लाख लोगों ने जो है कि 4 धाम के लिए अपने पंजीकरण कराए हैं, जिसमें केदारनाथ के लिए 2,66,000 और श्री बद्रीनाथ जी के लिए 1,82,218 श्रद्धालुओं ने, श्री गंगोत्री धाम के लिए 1,15,763 और यमुनोत्री धाम के लिए 1,13,256 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाए हैं। ये 16 मार्च तक तीर्थयात्रियों का जो पंजीकरण है उसका डेटा मैंने आपको दिया है। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी की प्रदेश संगठन बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की दोबारा वापसी पर अब कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इस फैसले को जनता के साथ धोखा बताया है। ज्योति रौतेला का साफ कहना रहा है कि ये बहुत दुख की बात है और बीजेपी को इस पर शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंकिता मामले के दौरान जिस व्यक्ति की मौजूदगी की बात सामने आई थी, उसे पहले कुछ समय के लिए दूर रखा गया और अब फिर से उत्तराखंड में जिम्मेदारी दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि फैसला लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। इस तरह के फैसलों से जनता का भरोसा टूटता है और गलत संदेश जाता है। अब देखना होगा कि इस मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आता है, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को लेकर सियासत जरूर तेज हो चुकी है। दुष्यंत की वापसी पर अब ये विरोध जताया जा रहा है। ज्योति रौतेला ने कहा है कि जनता के साथ धोखा हुआ है। अंकिता मामले को लेकर के अब बीजेपी पर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। 2 महीने बाद फिर वापसी। अब इस फैसले को लेकर के विवाद लगातार जारी है। तो उत्तराखंड की राजनीति में ये बड़ा टकराव अब देखने को मिल रहा है। अंकिता भंडारी केस को लेकर के अब सवाल तेज हो चुके हैं। दुष्यंत गौतम की वापसी को लेकर के कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री से कांग्रेस जवाब मांग रही है। ये पूरे बड़े अफसोस की बात है और मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को, भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस व्यक्ति पे अंकिता के साथ जो दुष्कर्म की कोशिश भी, यौन शोषण की कोशिश भी, उसकी हत्या हो गई और उनकी मौजूदगी वहां पे बताई गई है और उस व्यक्ति से कुछ 2 महीने इन लोगों ने दूरी बनाई है। उस व्यक्ति को वापस ये उत्तराखंड में लेके आए, उत्तराखंड की जनता के साथ कहीं ना कहीं छलावा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जो लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ है। उस व्यक्ति को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस व्यक्ति पे उत्तराखंड की बेटी के साथ अन्याय का आरोप लगा हो, वहां पे मौजूदगी का आरोप लगा हो, वो व्यक्ति अगर आज उत्तराखंड में आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये भाजपा की बेशर्मी है और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए था कि इससे उत्तराखंड की जनता की मनोभावनाएं तो वो दुख पहुंचा रहे। तो अब खबर बेरीनाग से है, जहां बेरीनाग में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। ये कार्यक्रम बता दें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख संगीता चुन्याल और नगर पालिका अध्यक्ष हेमा पंत ने टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपनी 14-15 साल की बेटियों को इस टीके के तहत सुरक्षा दिलाएं और अभियान में सहयोग करें। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अभियान अगले 3 महीने तक चलेगा और अधिक से अधिक लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा। कार्यक्रम में टीका लगवाने के बाद बालिकाओं ने सेल्फी लिया और प्रमाण पत्र भी दिए। स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग से सीएमओ साहब के निर्देशन में एचपीवी वैक्सीनेशन आज से ड्राइव स्टार्ट बेरीनाग ब्लॉक में की गई है। इसमें लाभार्थियों को निःशुल्क वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। विश्व में चौथा प्रमुख कारण जो है वो सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से होने वाली मृत्यु है। ये वैक्सीन 99% से अधिक इसके बचाव में कारगर साबित हुई है। इसको हम 14वां बर्थडे जिन बच्चों ने सेलिब्रेट कर लिया है तथा 15वां बर्थडे अभी सेलिब्रेट नहीं किया,
उन बच्चों के लाभार्थी बनाते हुए निःशुल्क वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया। तो उम्र महज एक अंक होता है, अगर इंसान ये ठान ले तो बहुत कुछ कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है उत्तराखंड के पूर्व नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत। अपनी जवानी में उन्होंने खेल में नाम कमाया और अब 57 साल की उम्र में भी खेलों में युवा जैसा जोश दिखा रहे हैं। डॉक्टर रावत 27 सालों से उत्तराखंड में फुटबॉल और खेल के विकास के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से उन्होंने 70 साल तक के खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया है। वीरेंद्र सिंह रावत खेलो मास्टर्स गेम्स फाउंडेशन ऑफ उत्तराखंड के महासचिव और टेक्निकल डायरेक्टर भी हैं। 2022 से लगातार 4 सालों से उनके नेतृत्व में खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स में फुटबॉल और एथलेटिक्स में गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक जीतकर राज्य का गौरव बढ़ाया है। इस साल भी 20 से 22 मार्च तक चंडीगढ़ के सेक्टर 42 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और अन्य जगहों पर 10 खेलों का आयोजन होने जा रहा है। धन्यवाद पूरे उत्तराखंड की मीडिया का। आज हमारा प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा टीम उत्तराखंड, मैं खेलो मास्टर नेशनल गेम्स का उत्तराखंड का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारी टीम विगत 5 वर्षों से नेशनल खेलने जाती है, जिसमें उम्रदराज लोग, हम उनको उम्रदराज बोलेंगे, हम युवा बोलेंगे, 30+ से लेकर 70+ के तो खिलाड़ी हैं और फुटबॉल और एथलेटिक्स में हम लोग जा रहे हैं। विगत 4 वर्षों से भी हम लोग गए हैं, जिसमें हमारे 40+, 30+, 50+, 60+ में हम लोग गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। इस वर्ष फिर पुनः जा रहे हैं हम लोग। 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में हमारी नेशनल प्रतियोगिता होगी और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा 1 महीने का पूरा कैंप लगा 18 फरवरी से लेकर और कल ही कैंप समाप्त हुआ। 1 महीना पूरा कैंप चला, जिसमें फुटबॉल एथलेटिक्स के 215 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उसमें से हमने 75 खिलाड़ियों को चुना और आज सौभाग्य है कि आज हम प्रेस वार्ता के दौरान उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं 40+, 50+ और एथलीट्स में। और हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि इस बार भी हम लोग गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विभिन्न प्रतियोगिता में लेकर आकर उत्तराखंड का गौरव और मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो उत्तराखंड के सितारगंज से ये खबर है, जहां अवैध खनन के मामले में पुलिस पर कड़ी कार्रवाई हुई है। एसएसपी अजय गणपति ने शक्ति फार्म चौकी के इंचार्ज प्रकाश भट्ट और पूरी चौकी के पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। ये बताया जा रहा है कि इलाके में काफी समय से अवैध मिट्टी खनन हो रहा था, लेकिन पुलिस इसे रोक नहीं पाई। कुछ दिन पहले तहसीलदार हिमांशु जोशी के कहने पर टीम ने मिट्टी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी थी, लेकिन खनन करने वाले लोग ट्रैक्टर छुड़ाकर भाग गए। इस मामले में केस भी दर्ज किया गया था और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। जांच में पुलिस की गलती सामने आने के बाद एसएसपी ने यह बड़ा फैसला लिया है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग और खनन करने वालों में हलचल मच गई है। तो खनन रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से फिल रही है, जिसके तहत अब पूरी चौकी पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, इससे पहले जब यह कार्रवाई हुई थी, रेत उत्खनन के ट्रैक्टर्स पकड़े गए थे, तब जो ट्रैक्टर हैं वो ट्रैक्टर छुड़ाकर भाग गए थे। जांच में गलती मिली और उसके बाद ये सख्त कदम उठाए गए। जो भी पुलिस अधिकारी इसमें शामिल थे, एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया है। उत्तराखंड के सितारगंज की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर खनन को रोकने के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद है और ऐसे में किसी भी प्रकार की ढिलाई प्रशासन बर्दाश्त नहीं कर रहा है। सूचना मिलती है, हम कई इसमें टीमें बनाते हैं और एक साथ ही टीमों को रवाना करते हैं। अक्सर गाड़ियां पकड़ में आती, कई हमने चालान भी कर रखे हैं, कई जिन जगहों पे खुदा नुमा था वो उनके चालान बना रखे हैं, पीडीएम की काट रखी है। उसके अलावा 31 तारीख को हमारी इसी तरह से सूचना पे टीमें गई, ऐसी टीमें गई, पटवारी की टीमें जो थी, उनमें 2 पटवारी थे हमारे, त्रिवृजय सुयाल और पंकज चंद। उनको एक गाड़ी स्टेप से मिली जो मिट्टी ले जाती थी। कागज मांगने पे कागज दिखाया और वो भागने लगा। उनको लोगों को इकट्ठा किया इसने और फिर उसके बाद उनके कब्जे से गाड़ी को छुड़ाने का प्रयास किया और लेके भाग गया, रोड पे गिराई। इसकी वीडियोस मौजूद हैं, तो इन पे हमने एफआईआर दर्ज कर दी है, आवश्यक कार्रवाई करेंगे और इसी प्रकार से जो भी इस तरह से अवैध खनन करके बिना किसी अनुमति करेंगे उसमें कार्रवाई की जाती रहेगी।
तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से खबर है, यहां आज आपदा से निपटने की तैयारी को जांचने के लिए मॉक ड्रिल की गई है। ये मॉक ड्रिल जिला आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कराई गई है। इसमें भूकंप, भूस्खलन, सड़क हादसा और जंगल में आग जैसी स्थिति बनाकर अभ्यास किया गया। बता दें, सुबह करीब 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस अभ्यास में कई जगहों पर अलग अलग टीमों ने काम किया है। सोनप्रयाग, अगस्त्यमुनि और आसपास के इलाकों में ये ड्रिल की गई है। इस दौरान पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड और राहत टीमों ने मिलकर काम किया। उन्होंने लोगों को बचाने, घायलों को प्राथमिक इलाज देने और समय पर मदद पहुंचाने का अभ्यास किया। अधिकारियों ने पूरे कार्यक्रम को ध्यान से देखा है और टीमों के काम का जायजा लिया। साथ ही आगे और बेहतर तैयारी के लिए जरूरी सुझाव भी दिए गए। भूकंप और हादसे की स्थिति से निपटने के लिए ये कवायद जारी है। पुलिस और स्वास्थ्य टीम ने मिलकर ये काम किया है। बेहतर तैयारी के लिए सुझाव भी दिए गए। लोगों को बचाने और इलाज देने का अभ्यास यहां पर किया गया है, यानी कि एक अलग तरीके का जो प्रशिक्षण है वो यहां पर दिया जा रहा है। अधिकारियों ने पूरी तैयारी का जायजा लिया है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र देहरादून के निर्देशों में और जिलाधिकारी के नेतृत्व में आज एक मॉक अभ्यास किया गया, जिसमें भूकंप, भूस्खलन, सड़क दुर्घटना, वनाग्नि से संबंधित घटनाओं का जो रुद्रप्रयाग में अभ्यास किया गया, जिसमें कि शेरोबगढ़, घोलतीर, सनबैंड, सोनप्रयाग और अगस्त्यमुनि, यहाँ इन जगहों पर जो हमारे यहाँ के IRS से संबंधित टीमें थी और जो रेस्क्यू टीमें थी, तो जो उनकी क्षमता थी उनको परखा गया और काफ़ी अच्छा भी रहा। और जो आने वाले समय में अगर किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो उसको झेलने के लिए हमारे पूरे जो जिले में जो अधिकारी, कर्मचारी और रेस्क्यू टीमें हैं वो तत्पर तैयार रहती है। तो अल्मोड़ा में वरिष्ठ नागरिकों ने आज गांधी पार्क में धरना दिया है। वो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं और ये धरना 2017 से हर मंगलवार नियमित रूप से हो रहा है। धरना देने वाले लोगों का ये साफ कहना है कि जब तक सरकार अल्मोड़ा से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को खत्म करने का आदेश नहीं देती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्राधिकरण स्थानीय विकास में बाधा डाल रहा है और इससे जनता को बेहद परेशानी हो रही है। तो शांतिपूर्ण तरीके से आवाज सरकार तक पहुंचाई गई है। अल्मोड़ा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां वरिष्ठ नागरिकों ने गांधी पार्क में धरना दिया है। – 2017 से हर मंगलवार ये जारी है। लंबे समय से धरना चल रहा है, जो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण खत्म करने की मांग कर रहा है। संघर्ष समिति बैनर तले जो प्राधिकरण में एक हमारा 8.5 साल से जो धरना लगातार चलते आ रहा है, इसको लेके हमारी विशेष मांग है जो सरकार द्वारा जो यहाँ पर प्राधिकरण का नियम थोप दिया गया है, इसको पूरी तरह से समाप्त करा जाए, जिससे कि आम जनता को अपने मकान बनाने में और अन्य चीजों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जब तक यह पूर्ण तरह से, सरकार ने तो इसको स्थगित कर दिया, हम चाहते हैं कि इसको पूर्ण तरह से समाप्त करा जाए। जब तक यह आंदोलन पूर्ण तरह से समाप्त नहीं होगा, हम धरने में लगातार यही बने रहेंगे। जैसे कि आपको और सरकार को भी विदित है कि हम लोग लगभग 7-8 वर्षों से विकास प्राधिकरण हटाओ को लेकर सभी सीनियर्स लोग, सभी पार्टियों के लोग यहाँ धरने में बैठे हुए, तो सरकार इसको मानते हुए भी कि ये गलत है, उसकी हठधर्मिता है कि वो इसको हटाने को तैयार नहीं हो रही। जबकि इसी सरकार के एक मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि ये नहीं होना चाहिए और उनके द्वारा इसको सस्पेंड किया गया। हमारी मांग ये है कि सस्पेंड न करके इसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। आप जानते हैं कि पहाड़ की भौगोलिक स्थिति इस हिसाब से नहीं है कि वहां पर विकास प्राधिकरणों को लागू किया जाए। छोटी छोटी जगह होती हैं, इनके नियम, इनके बायलॉज इतने हार्ड है कि
जो यहाँ के लिए सुटेबल नहीं है। हमारी सभी लोगों की मांग सरकार से यही है कि इसको तत्काल से तत्काल समाप्त किया जाए। तो खबर वेरीनाग से है, जहां पर गंगोली हाट विधानसभा के दूर दराज इलाके चौरपाल में पूर्व राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने लोगों से मुलाकात की। लोगों ने मंत्री से सड़क और स्वास्थ्य की समस्याएं बताई हैं। उन्होंने कहा कि सड़क बेहद खराब है, बरसात में लोग चलने में बहुत ज्यादा परेशानी झेलते हैं। लोगों ने यह भी बताया कि यहां का एकमात्र अस्पताल जो पहले कांग्रेस सरकार ने बनाया था, अब डॉक्टरों की कमी से वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। अस्पताल में जरूरी इलाज नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग इलाज के लिए दूर दूर इलाकों में जाते हैं। पूर्व राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने कहा कि लोगों की सड़क और स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए आंदोलन किया जाएगा। तो विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने के बाद खजान गुड्डू, जो कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनके सामने तमाम समस्याएं जो हैं वो वेरीनाग के लोगों ने बताई। उन्होंने बताया कि वहां पर अस्पताल की बहुत ज्यादा दिक्कत है, डॉक्टरों की कमी के चलते इलाज नहीं हो पाता है, लोगों को इलाज के चलते दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। क्षेत्र का एकमात्र अस्पताल वो भी बदहाली से गुजर रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। सड़कों की बात वहां पर लोगों ने की, जिनके चलते जो खस्ता हाल में वहां की सड़कें हैं, लोग इसके चलते काफी ज्यादा परेशान हैं। आवाजाही में लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। तो क्षेत्र का एकमात्र अस्पताल है वो भी बदहाल है। सड़कों को लेकर के शिकायत की गई है, जिसके बाद खजान गुड्डू ने कहा है कि अगर ये समस्याएं समय रहते ठीक नहीं की गई तो इसको लेकर के आंदोलन किया जाएगा, और वो आंदोलन भी बेहद उग्र होगा। नौली केड़ा क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर एक स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बना हुआ है जो कांग्रेस सरकार में बना था। 2002 से 2007 में इसका कार्य शुरू हुआ, जिसमें आज तक एक डॉक्टर की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाई। 10 साल से इस सरकार में देख रहा हूँ कि 9 साल सरकार चलाती हुई 10वां साल इनका चल रहा है, और आज जनता इतनी परेशान है कि स्वास्थ्य दिखाने के लिए भी यहाँ से इनको गंगोली हाट जाना पड़ता था, गंगोली हाट से प्रीफर किया था हल्द्वानी आता। तो स्वास्थ्य की बड़ी प्रॉब्लम है, और जनता से मैं इस क्षेत्र में आज गांव-गांव घर-घर में पहुंचा तो यहाँ की सभी समस्याएं, रोड और सड़क और मेन अस्पताल की समस्याएं यहाँ बताई गई। मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारी सरकार आए तो सबसे पहले इसका समाधान हम करें, और जनता दूरस्थ क्षेत्रों में इतनी परेशान है कि सरकार को देख के बड़ा पछतावा उनको है कि हमने इस सरकार को वोट देके बड़ी गलती करी। जो हमारे कांग्रेस सरकार में कम से कम 2007 में एक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया, उसके लिए डॉक्टर तक नहीं दे पाए, इससे बहुत परेशान है जनता। तो देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी देहरादून ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी पुलिस अधिकारी मुकदमा दर्ज करने या जांच में लापरवाही नहीं बरत सकता। इसी के तहत एक पूर्व थाना अध्यक्ष को लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा 1 वर्ष से लंबित विवेचनाओं की जांच के लिए संबंधित विवेचकों के खिलाफ भी जांच के आदेश जारी किए गए। एसएसपी ने विशेष रूप से ओवरलोडिंग, अवैध खनन, नशे की तस्करी और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को याद दिलाया कि जनता की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसके लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करना होगा। एसएसपी ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। लापरवाही पर एक पूर्व थाना अध्यक्ष को निलंबित भी कर दिया गया है। इस गोष्ठी में आपको बता दें, जो कि अपराध समीक्षा गोष्ठी थी, इसको लेकर ओवरलोडिंग, अवैध खनन, इन सभी पर सख्त कार्रवाई करने की बात की गई है। पर्यटन सीजन में कानून व्यवस्था को मजबूत कैसे रखना है उसको लेकर के भी निर्देश दिए गए थे। देहरादून में इस गोष्ठी का आयोजन किया गया। मासिक अपराध गोष्ठी में, क्योंकि आपको बता दें देवभूमि उत्तराखंड अप्रैल महीने से यहां पर चारधाम की यात्रा भी शुरू होने वाली है, और चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराना भी प्रशासन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इससे निपटने के लिए यहां पर इस गोष्ठी में तमाम निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ अवैध खनन को लेकर के किस तरीके से मुस्तैदी बरतनी है, इस पर भी यहां पर बातचीत की गई है।
तो राज्य सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की है और सभी विभागीय अधिकारियों को नई योजनाओं और विकास प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया। बैठक में कुल 402 करोड़ रुपए के नए विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों के तहत सीमांत और पिछड़े गांवों में पर्यटन, सड़क, जल और अन्य अवसंरचना के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा गांवों में स्मार्ट कक्षाएं बनाई जाएंगी, खेल के मैदान तैयार किए जाएंगे और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। विकासनगर के हरबटपुर डाक पत्थर से खबर है, जहां पर खाद्य पूर्ति विभाग ने घरेलू गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। इस अभियान में खाद्य पूर्ति निरीक्षक और उनके दल ने विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण किया। यदि किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट में घरेलू गैस पाई गई तो उसे तुरंत जब्त कर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान जिलाधिकारी देहरादून और जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर चलाया जा रहा है। खाद्य पूर्ति निरीक्षक ने कहा कि ऐसे अभियान समय समय पर जारी रहेंगे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे न केवल आम जनता को घरेलू गैस उपलब्ध होगी बल्कि कालाबाजारी रोकने में भी मदद मिलेगी। जैसे आजकल कमर्शियल गैस बंद कर दी गई है, तो लोगों के घरों में गैस की पर्याप्त सुविधा रहे, पर्याप्त उपलब्धता हो, इसलिए इसे जो घरेलू गैस की कालाबाजारी हो रही है, जो मिसयूज किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए 2 दिन पहले हमने विकासनगर में एक कार्रवाई की थी। आज उसी चरण को आगे बढ़ाते हुए हरबटपुर से लेके डाक पत्थर तक हमने दोबारा कार्रवाई शुरू की है और उधर से डाक पत्थर से होते हुए फिर हम पवार मार्केट से वापसी में इधर पहुंच रहे हैं। कार्रवाई लगातार गतिमान है। तो आज हमने घरेलू गैस सिलेंडर के जो गैस सिलेंडर है वो फिर से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जो यूज किए जा रहे थे उनके खिलाफ एक अभियान चलाया है। उसमें ये घरेलू गैस सिलेंडर हम जब्त कर रहे हैं। लगभग कितने घरेलू सिलेंडर। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में तहीं आप बने रहें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।